अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं यहूदी औरत नुमाश के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने पर तैयार नहीं था। चुनाचे मैंने उठकर बैरक में घुसने और वहाँ जो कोई भी था उससे नबरदजमा होने की बजाय बैरक के दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर दो आदमी थे। एक की आवाज़ आई कि तुम्हारे साथ कौन है। ये जुमला इब्रानी में बोला गया था। नुमाश ने एक बहुत बड़ी अक्लमंदी की थी कि चीख मारते वक्त मेरा नाम नहीं लिया था। यानी उसने मुझे मदद के लिए नहीं पुकारा था, सिर्फ चीख मारी थी ताकि मैं खबरदार हो जाऊं और छुप कर दुश्मन पर हमला कर सकूं। इसमें कोई शक नहीं कि नुमाश बहुत समझदार खातून थी और उसका खामंद बड़ा अहमक था, जो ऐसी सेहतमंद और अक्लमंद खातून को अपने पास रखने में कामयाब न हुआ। मैंने अपना चेहरा फर्श के साथ लगा दिया। नुमाश ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, इसकी तलाशी लो, इसके पास ज़रूर दौलत होगी, ये घर से भागी हुई औरत लगती है। अब मैंने अपना सारा हिस्सा से आगे करके बैरक में झांका। अंधेरे में मुझे दो आदमियों के हेवले नजर आए। उन्होंने नुमाश को दबोच रखा था। वो फर्श पर पंजों के बल बैठे थे। एक ने नुमाश के कपड़ों की तलाशी ली और फिर वो थैली निकालने में कामयाब हो गया जिसमें हीरे जवाहरात थे। ये जवाहरात नुमाश अपने घर से लेकर भागी थी। इतने जवाहरात पाकर दोनों आदमी एक दूसरे को तकने लगे। उनमें से एक के हाथ में खंजर था। दूसरे ने थैली के गिर्द रस्सी लपेट कर थैली अपनी आस्तीन के नीचे वाली जेब में डाली और खड़े होते हुए बोला, इसने हमें देख लिया है, ये हमारे खिलाफ ऐनी शहादत दे सकती है। दूसरा आदमी भी उठ खड़ा हुआ। नुमाश फर्श पर सेमी हुई दोनों हाथ अपने सीने से चिमटाए बैठी थी। उस वक्त मुझे उस पर बड़ा तरस आया। औरत का कितनी अक्लमंद, पुरजोश, मुँह फट और बहादुर हो, मर्द के सामने उसकी कोई पेश नहीं जाती। दूसरे आदमी ने आहिस्ता से कहा, इसे यहीं ख़त्म कर देते हैं। नुमाश ने चीख मार कर हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम्हें रब्बे मूसा की कसम, मुझे कत्ल न करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने घर जा रही थी कि रास्ता भूल गई। एक आदमी ने ज़ोर से नुमाश को बालों से पकड़कर आगे को खींचा और दूसरे ने उसकी गर्दन पर अपना पाँव रखकर उसे नीचे दबा दिया। नुमाश की घुटी घुटी आवाज़ निकल रही थी, मुझे कत्ल न करना। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसको ज़बह क्यों नहीं करते। अब नुमाश की मदद करना मेरा इंसानी फ़र्ज था। वो मेरी वजह से या किसी भी वजह से जान से हाथ धो रही थी और मैं ऐसा होता हरगज नहीं देख सकता था। मैं सर से पाँव तक भूखे शेर से भी ज़्यादा गज़बनाक हो गया। खंजर मेरे हाथ में था। दूर से निशाने पर खंजर फेंकने की मैं अपनी कमांडो ट्रेनिंग के ज़माने में काफ़ी मशक कर चुका था। मैंने लेटे लेटे उस आदमी की पीठ का निशाना लिया जिसके हाथ में हथियार था और जिसने नुमाश की गर्दन पर अपना पाँव रखा हुआ था। उसकी आवाज़ के साथ खंजर कलाबाजियाँ खाता हुआ पलक झपकने में उस आदमी की पीठ में जाकर दस्ते तक घुस गया। मैंने बाद में उसकी लाश को देखा तो वाकई मेरा खंजर बाएं जानिब उसकी पसलियों को चीरता हुआ दस्ते तक फेफड़ों में उतर गया था। यकीनन उसका दिल भी जख्मी हो गया होगा। यही वजह थी कि मेरा खंजर लगते ही उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली और वह पिछाड़ कर पीछे को गिरा। उसे गिरते देखकर उसका साथी एकदम से मुड़ा और इससे पहले कि वह अपने कमर में लगे हुए खंजर को नियाम से निकालता, मैं उसके ऊपर चीते की तरह छलांग लगाकर उसे दूसरी तरफ फर्श पर गिरा चुका था। उसकी गर्दन मेरे यहनी बाजू के शिकंजे में थी और मेरे एक ही कमांडो झटके ने उसका काम तमाम कर दिया। नुमाश ने अपना खंजर भी निकाल लिया और मेरे वाले आदमी के सीने में खंजर मारने ही वाली थी कि मैंने आहिस्ता से कहा कि यह मर चुका है। वो फर्श पर बैठ गई। उसने अपना सर घुटनों में दे लिया और आहिस्ता आहिस्ता सिसकियाँ भरने लगी। मैंने जल्दी से दूसरे आदमी की लाश को देखा। वो भी मर चुका था। उसकी पीठ खून से तरबतर हो रही थी। अब मैंने नुमाश को तसल्ली दी और कहा कि ये कोई सहराई कज़ाक थे जो अपने अंजाम को पहुँचे। खुदावंद का शुक्र अदा करो। नुमाश ने सर उठाया। अंधेरे में मुझे उसकी आंखें आंसू से तर दिखाई दीं। उसने आंसू भरी आवाज़ में कहा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा ना करना इश्कोल, तुम बेवफाई ना करना। वो मेरे बाजू से लगकर सिसकियाँ भरकर रोने लगी। मेरी अजब पोजीशन थी। मोहब्बत तो बड़ी दूर की शय है। मुझे इस औरत से इससे ज़्यादा और कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इसकी मदद से मैं वहाँ से फ़रार होकर निकल जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे अपने ज़िंदगी का महवर बना बैठी थी। औरत चाहे खुद डाकू हो, डाकू की लड़की हो, वो कमज़ोर होती है और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है
कि उसे उंगली के ज़रा से टहूके से ज़मीन पर गिराया जा सकता है। उस वक्त हालत ऐसी थी कि कुछ पता नहीं था कि इन दो कज़ाकों के दूसरे साथी भी वहीं कहीं छुपे हुए हों। ये कातल किस्म के कज़ाक थे और इन्हें सिवाय दौलत की और किसी शय से दिलचस्पी नहीं होती। किसी इंसान को हलाक कर डालना इनके लिए इंतहाई मामूली बात होती है। मैंने नुमाश को झूठी तसलियाँ दी और कहा कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उसके साथ रहूंगा। झूठ बोलने को मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, मगर औरत इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। उसने मेरे हाथ को चूम कर आंखों से लगाया और उठकर जवाहरात की थैली कमरबंद में उड़स कर बोली, यह दोनों शहरी डाकू थे। मैंने अक्लमंदी की बात की कि पहली चीख में तुम्हारा नाम ना लिया। मैं चाहती थी कि तुम मेरी आवाज़ सुन लो, मगर तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई इश्कोल। तुम वाकई बड़े बहादुर मर्द हो। काश मेरा खामंद भी ऐसा होता, फिर शायद मैं उसे कभी ना छोड़ती, मगर वो तो बुज़दिल था। मैं कोठड़ी के अंधेरे में दोनों लाशों की तलाशी ले रहा था। उन्होंने वो सीधा सी अमरीकी जैकेटें पहन रखी थीं। जेबों से सिवाय चंद सिक्कों के और कुछ ना निकला। एक कज़ाक की जेब से एक लेटर और मुड़ा तुड़ा हुआ सिगरेट निकला। तंबाकू पीने के लिए मेरा दिल मचल उठा, मगर वहाँ लेटर की रोशनी पैदा करना खतरनाक बात थी। मैंने अपनी ख्वाहिश पर काबू पा लिया और सिगरेट को फर्श पर फेंक कर पाँव से मसल दिया। कमांडो अपनी हर ख्वाहिश पर काबू पाना जानता है। वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होता, बल्कि वक्त आने पर उन्हें अपना गुलाम बनाने पर कादिर होता है। मैंने नुमाश की मदद से दोनों लाशों को तंगो तरीक बोसीदा बैरक के अंधेरे कोने में ढेर कर दिया। फिर नुमाश को उसी जगह ठहरने की हिदायत की और ये देखने के लिए कि इन लोगों का कोई तीसरा साथी तो इर्द गिर्द नहीं है, बाहर बरामदे में निकल आया। मैं अब भी फर्श पर रेंगता हुआ उसके दूसरे कोने की तरफ आ गया, जहाँ हमने अपनी ऊँटनी को बांध रखा था। अंधेरे में ऊँटनी एक छोटे से टीले की तरह लग रही थी। चारों तरफ रात खामोश थी। मैं बरामदे की दूसरी तरफ निकल गया। यहाँ आगे लीजन पोस्ट की लकड़ी की टूटी फूटी दीवार है। जाहिर है ये लोग सहरा में मार धाड़ करते इक्का दुक्का मुसाफिरों को लूटते हुए इस पोस्ट तक आए होंगे और पैदल नहीं आए होंगे। इनके ऊँट या खच्चर भी ज़रूर कहीं आसपास ही होंगे। बहुत जल्द ये मामला भी हल हो गया। पोस्ट की एक भी जानिब एक छोटे से टीले के पास एक ऊँट या ऊँटनी बैठी जुगाली कर रही थी। मैं उस तरफ रेंगते रेंगते रुक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर ऊँट की तरफ देखा। उसके करीब मुझे कोई तीसरा कज़ाक नजर न आया। हो सकता है ये दो ही कज़ाक हों, मेरे दिल ने कहा। खंजर मैंने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ लिया था। मैं कोहनियों के बल रेत पर अंधेरे में ऊँट की तरफ बढ़ा। करीब जाकर एकदम से उठा और छलांग लगाकर ऊँट की दूसरी तरफ जा कूदा। ऊँट इस आफत नागहानी से थोड़ा सा घबराया। उसने अपनी लंबी खामदार गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, हल्के से बिल बिलाया और दोबारा गर्दन फेर कर जुगाली शुरू कर दी। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ और कोई नहीं है, तो मैं ऊँट के पास आ गया। ऊँट एक बड़ा अजीबो गरीब जानवर है। यह इंतहाई वफादार और इंतहाई शफाक होता है। वो अपने मालिक और दुश्मन को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। अगर खुद मुसीबत में हो तो दुश्मन को कुछ नहीं कहता, बड़े सब्र तहम्मुल और कीना परवरी के साथ उसके हमरा मुसीबतें झेलता हुआ सफ़र करता रहता है। लेकिन जो ही उसे अपना जिंदा बच जाने के आसार नजर आते हैं, वो मौका मिलते ही दुश्मन पर हमला कर देता है। ऊँट गोश्तखोर जानवर नहीं है, लेकिन वह अपने दुश्मन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें हड़प कर जाता है। मैंने एहतियात के साथ ऊँट के पीछे से आकर उस पर बंधी हुई जैन यानी रक्त को छुआ। यह पुराने कंबल जोड़कर बनाया गया था और इसकी एक जने पानी की छागल और दूसरी जने बड़ी सी पोटली लटक रही थी। मैंने दोनों चीज़ें इंतहाई एहतियात के साथ रक्त पर से उतारी और उन्हें उठाकर नुमाश के पास आ गया। नुमाश बरामदे में झुके हुए सतून के पास अंधेरे में बैठी अपनी जवाहरात की पोटली खोले शायद उन्हें गिन रही थी। मेरी आहट पाकर उसने जल्दी से पोटली कमीज के नीचे कर लिया। मुझे देखा तो पोटली को फिर निकाल लिया। मैंने पानी की छागल उसके पास रख दिया और दूसरी पोटली खोलने लगा। इनका कोई और साथी मुझे यहाँ नजर नहीं आया। एक ऊँट पीछे बैठा जुगाली कर रहा है। ये चीज़ें ऊँट पर लदी हुई थीं। उनकी पोटली में मीठी रोटी के 10-12 मोटे मोटे टुकड़े थे, जो जैतून के तेल में पकाई गई थी। नौमाश ने आधा टुकड़ा तोड़कर चखा और कहने लगी, ये किसी औरत ने पकाई है, ज़रूर इनकी कोई औरत भी साथी होगी। मैं दूसरा आधा टुकड़ा खाने लगा। रोटी मीठी थी और इसमें किशमिश भी डाली गई थी। मैंने पानी की छागल और मीठी रोटियों की पोटली को अपनी ऊँटनी की रख्त पर बांध दिया और लपे कर नुमाश के पास बरामदे में आ गया। अब रात ढलना शुरू हो गई थी। नुमाश बरामदे के सतून के पास फर्श पर घुटने सीने से लगाए सो रही थी।
वो बिल्कुल किसी बच्ची की तरह लग रही थी। नींद ने अचानक उस पर हमला कर दिया था और वो हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी। नींद मुझे भी आ रही थी, मगर यह जगह भी खतरे से खाली नहीं थी। यहाँ कुछ भी हो सकता था। अगर ये दो कज़ाक आ गए थे तो मज़ीद भी आ सकते थे। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि ये जगह महफूज है। हम सहरा के बीच में किसी टीले की ओट में होते तो मैं ज़रूर सो जाता, लेकिन इस हालत में नहीं सो सकता था। मैं बरामदे में ही टांगे नीची करके बैठ गया। रात काफ़ी खुनक थी। नौमाज जिस अंदाज से सिमटी सिमटी सो रही थी, लगता था कि उसे सर्दी लग रही है। मैंने अपनी नीली चादर भी उस पर डाल दिया, अपनी जगह पर आकर बैठ गया और अपने हालात पर गौर करने लगा कि कहाँ से चला था और कहाँ पर आ गया हूँ। और मुझे मालूम नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या कुछ होने वाला था, क्योंकि मैं खतरे के इलाके से किसी तरह भी बाहर नहीं था। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस को मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया होगा, और ये हो ही नहीं सकता था कि वो मेरा ताक़ुब ना कर रहे हों। इस एतबार से मेरा यहाँ बल्कि किसी भी जगह रुकना मुनासिब नहीं था, बल्कि मेरे हक़ में हलाकत खेज साबित हो सकता था। मैं इस दुश्मन सहरा से निकलकर बहुत जल्दी हिफा पहुँचना चाहता था। दुश्मन के एक बड़े शहर में छुपना आसान होता है, जबकि खुले सहरा और छोटे कस्बे में हर वक्त पकड़े जाने का खतरा रहता है। यही सोचते सोचते मुझे भी नींद ने आ लिया। रात अभी मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 घंटे बाकी थी। मैंने सोचा कि ये 2 घंटे सो जाना चाहिए। मैं वहीं बरामदे के गिरदालूद फर्श पर लेट गया। जब आँख खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। ख्वाब जैसी कैफियत में मुझे नमाज के बालों में लगे हुए तेल की खुशबू महसूस हुई। मैं ताक से उठकर बैठ गया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। नौमाश ने पानी की छागल और मीठी रोटी वाली पोटली मेरे आगे रख दिया और बोली, मैंने अपना हिस्सा खा लिया है, यह तुम्हारा हिस्सा है। तुम बहुत गहरी नींद सो रहे थे। मैं बरामदे से नीचे उतर आया, चारों तरफ एक गहरी निगाह डाली। यह वाकई एक तबाह हाल वीरान पोस्ट ही थी। शहर के सामने एक जगह पत्थर जोड़कर दायरा सा बना दिया गया था। यहाँ लीजन के यूनिट का झंडा लहराता होगा। मैंने जल्दी जल्दी मीठी रोटी का एक टुकड़ा खाया, छागल में से 4 घूंट पानी पिया और लाशों वाले कमरे में गया। नौमाश उठने के पास चैन को अच्छी तरह से कस रही थी। दोनों सहराई कज़ाकों की लाशों ने बदबू देनी शुरू कर दी थी। सहराई चिमटियों की लंबी कतार अंदर की तरफ यलगार कर रही थी। मैं बाहर निकल आया। इन डाकुओं का ऊँट गायब था। खुदा जाने वो रात को किसी वक्त उठकर जिधर मुँह उठा भाग गया था। वैसे भी ऊँट हमारे लिए बेकार था। हम उसको संभाल करने की गलती कभी नहीं कर सकते थे। हमने तैयारी की। दिन शीशे की तरह रोशन था। धूप में अभी गर्मी नहीं आई थी। उसकी किरणें सहरा में तिरछी पड़ रही थीं। नौमाश ने ऊँटनी के रख्त की जैन को अच्छी तरह से कस दिया। मैंने उसे अगली नशीस पर बैठने का सहारा दिया। मैं जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गया। नौमाश ने बैग संभाली और उसे अपनी दाहिनी रान से हल्का सा टहुका देकर अलग से खांस आवाज़ निकाली। ऊँटनी उठ खड़ी हुई। नौमाश ने उसे बाएं जने मोड़ दिया। लीजन पोस्ट के सहन का निसफ चक्कर लगाने के बाद हम इस वैरान फौजी चौकी से बाहर निकले। नौमाश ने कुतुबी सितारे की सिमत को जहन में रखा था, चुनाचे हम सहरा में उधर ही को निकल खड़े हुए। ऊँटनी निपितली रफ्तार से चली जा रही थी। धूप में शिद्दत आने लगी। सहरा एक बार फिर गर्म होकर तपने लगा। आगे सहरा ना हमवार था, कभी रेत की गहराई आ जाती थी। हमने नीली चादरों से गर्दन तक मुंह और सर ढांप रखा था। गर्मी शिद्दत पकड़ती गई, मगर हमने सफ़र जारी रखा। दोपहर को हम खुशकिस्मती से एक छोटे से नखलिस्तान में पहुंच गए। यहाँ पानी का एक छोटा सा चश्मा था। हमारी जान में जान आई। ऊँटनी को जी भर के पानी पीने दिया और रेलवे की झाड़ियों के पत्ते खाने को मिले। हमने यहाँ कुछ देर आराम किया। इस जगह हमें पहली बार सहरा में शुमाल मगरबी को जाता हुआ एक रास्ता मिल गया, जिस पर पहले से गुजरे हुए ऊँटों के पाँव के निशानात मौजूद थे। नौमाश ने खुश होकर बताया कि ये काफिले का रास्ता है और हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। आगे ज़रूर दाखिल आएगा। और ऐसा ही हुआ। शाम से कुछ पहले हमें दूर एक कस्बे के सफ़ेद मकानों के आसार नज़र आने लगे। नौमाश बहुत खुश थी। उसने कहा, हम अपनी मंजिल के पहले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। इश्कोल ये दाखिल का कस्बा है। यहाँ से हमें रुबात को जाने वाला कोई काफिला मिल जाएगा। मैं फ़िक्रमंद था कि आगे आबादी आ रही है, कहीं मेरे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। आबादी में मेरे लिए कई मुश्किलात पैदा हो सकती थीं। ऊँटनी कस्बे की तरफ बढ़ रही थी। कस्बे के बाहर दरख्तों के नीचे कुछ खाना बदोशों के खेमे नजर आए। अभी सूरज पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था। खाना बदोश औरतें आग जलाने और रोटियां पकाने के जतन कर रही थीं। हम उनके करीब से गुजर गए।
किसी ने हमारी तरफ तवज्जो ना दी। मैंने नौमाश से कहा कि इसी जगह रुक जाते हैं। मैं कस्बे में दाखिल होने से गुरेज कर रहा था। नौमाश बोली, तुम फिर घबराने लगे। परेशानी की कोई बात नहीं, मेरे खामंद के आदमी अब कभी हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। हम कस्बे के किसी मकान में जाकर ठहरेंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस कस्बे का नाम दाखिल ही था। नौमाश बड़ी महारत से सहरा में सफ़र करती हुई मुझे वहां तक ले आई थी। यह कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। 150 कच्चे मकान थे। आबादी के एक जानब कुछ खेत और 2 एक फलों के बाग थे। यहाँ चश्मे से ठंडा पानी खेतों को सैराब कर रहा था। चंद एक यहूदी किसान काम कर रहे थे। नौमाश इस गांव में पहले भी आ चुकी थी, मगर यहाँ इसका कोई वाकिफकार या रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वो बहुत मुतमईन थी। हमने अंगूर के एक बाग के पास खजूर के दरख्तों तले उड़ने को रोका और नीचे उतरे। बाग के चश्मे में से एक छोटा सा नाला निकलकर करीब से बहता हुआ गुजर रहा था। यहाँ हमने मुंह हाथ धोया, पानी पिया, रोटी के 2 एक टुकड़े खाए। ताज़ा दम हुए तो सोचने समझने की सलाहियत भी तेज़ हो गई। कस्बे पर शाम की सुरमई धुंध छाने लगी थी। सूरज मकानों के पीछे गरूब हो चुका था। सहरा में जब सूरज गरूब हो जाता है तो इसके बाद भी काफ़ी देर तक सुनहरी और सुरमई सी रोशनी बाकी रहती है। नौमाश कहने लगी, तुम यहाँ ठहरो, मैं कस्बे में जाकर किसी खाली मकान या सिराय का पता करती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ सिराय नाम की कोई शय नहीं है। बहरहाल मैं पता करके आती हूँ, तुम यहीं ठहरना। नौमाश पैदल ही कस्बे के मकानों की तरफ चल दी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे किसी जगह कोई फौजी जीप, ट्रक या किसी फौजी गाड़ी के आसार नजर न आए। मैं उठकर कस्बे को जाती हुई कच्ची सड़क के करीब आया और उसे गौर से देखा। यहाँ भी किसी फौजी या दूसरी गाड़ी के पहियों के निशान नहीं थे, सिर्फ ऊँटों के पाँव और छकड़े के पहियों के ही निशान थे। मैं कदरे मुतमईन होकर वापस उड़ने के पास आ गया। जिस तरफ खाना बदोशों के फटे पुराने पेवंद लगे हुए खेमे थे, उस तरफ से और कस्बे के मकानों में कहीं कहीं धुएं की लकीरें उड़ने लगी थीं। फिजा में ऊँट के उपलों की बू रच गई थी। अंगूर के बाग में एक आदमी जिसने धारीदार लंबा कुर्ता पहन रखा था, पौड़ा लिए किसी जगह से रेत और मट्टी हटा रहा था। इस गांव में बिजली या टेलीफोन का कोई खंभा नहीं था। इस इंकशाफ पर मुझे खुशी हुई। मेरे बारे में यहाँ से फ़ोन या टेलीग्राफी के जरिए कोई इतला नहीं दी जा सकती थी। बस मुझे खतरा था कि नागहानी कोई फौजी हेलीकॉप्टर या फौजी जीप नमूदार न हो जाए। नौमाश वापस आई तो उसने बताया कि गांव में खाली कोठड़ी किराए पर ले ली है, अब वहीं चलकर आराम करते हैं। मैंने पूछा कि काफिला कब रवाना होगा, तो वह मुस्कुराई। काफिला कल शाम को रवाना होगा, यह दाखिल है और अगला पड़ाव रबात होगा, जहाँ से हमें बस मिल जाएगी। वह बहुत खुश थी। वह बहुत बड़े खतरे से निकल आई थी और मैं बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहा था। कुदरती तौर पर उसे खुश और मुझे फिक्रमंद होना चाहिए था। हमने ऊँटनी को साथ लिया। नौमाश ने उसकी महार थामी और पैदल ही गाँव में दाखिल हो गया। नौमाश ने जो कोठड़ी किराए पर ली थी उसके बाहर ऊँटों के चरने के लिए काफ़ी बड़ी जगह बनी हुई थी। दीवार के साथ मट्टी के 2 मटके पानी से भरे थे। कोठड़ी के अंदर सिर्फ एक ही खाट थी। नौमाश ने आंखों को नचाते हुए कहा, यहाँ एक ही खाट है। मैंने औरत को यही बताया था कि हम मियाँ बीवी हैं। मैंने कोई गलत बयानी तो नहीं की ना? मैंने गर्दन को खुजाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। कोठड़ी में एक तरफ सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा था, इसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। मैं खाट पर बैठ गया। नौमाश ने जल्दी से कहा, ज़रा उठो, मैं चादर बिछा देती हूँ। उसने लीली चादर उतार कर बिछा दिया। हमारी ऊँटनी बहर सैन में बैठी जुगाली कर रही थी। इतने में जिस औरत की कोठड़ी थी वो आ गई। लंबे नाक और लंबे दांतों वाली सांवली सी इसराइली औरत थी। चंगेर में 4 बड़ी बड़ी ज्वार की रोटियां रखी थीं। ऊपर जैतून के तेल का छोटा सा प्लास्टिक का कटोरा था। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मैं तुम मियाँ बीवी के लिए खाना लाई हूँ, तुम आज रात मेरे मेहमान हो। कोठड़ी का किराया भी कल से शुरू होगा। रोटियों वाली चंगेर नौमाश ने पकड़ लिया। मैं खाट पर उठ बैठा। नौमाश ने चंगेर मेरे आगे रख दिया, खुद भी मेरे सामने बैठ गया और कोठड़ी की मालकिन से बातें करने लगी। उसने बताया कि रुबात को यहाँ से 6-7 मुसाफिरों का एक काफिला कल शाम जाने वाला है, मगर मुसाफिर जमा ना हुए तो उताश अपने ऊँट नहीं निकालेगा। मालूम हुआ कि उताश एक यहूदी दरबान है जो हफ्ते में एक बार अपने 4-6 ऊँटों पर सवारियाँ बिठाकर रुबात की तरफ जाता है और उनसे अमरीकी $1 वसूल करता है। अगर मुसाफिर कम हो तो वह ऊँट बाहर नहीं निकलता। नौमाश ने कहा, बहन, हमारा रुबात पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हम अपने एक अजीज़ की शादी पर जा रहे हैं। हम उताश को ज़्यादा किराया दे देंगे। औरत ने कहका लगाया और बोली,
फिर तो वो अभी अपना ऊँट निकाल लेगा। बड़ा लालची है और ताज दुनिया में अकेला है, फिर भी एक एक सेनट जमा कर रहा है। जब वो चली गई तो मैंने नुमाश को मशवरा दिया कि उताज सरबान से अभी मिलकर बात तय कर लेनी चाहिए। हम उसे फी सवारी $6 अदा करेंगे। नुमाश ने ज्वार की रोटी का नवाला तोड़कर मुंह में रखते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, उताज कहीं भागा नहीं जा रहा, सुबह उससे बात कर लेंगे। खुदा खुदा करके थोड़ा आराम करने को जगह मिली है। मैं खाट से उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले? नुमाश ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं ये बात अभी तय करना चाहता हूँ। कोठड़ी की मालकन से मिलकर उताज का घर मालूम करता हूँ। नुमाश ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, तुम न जाने क्यों इतना कहते हो। जाओ बात तय करो उताज से। और सुनो, मेरा ख्याल है कि उसे कहो कि सिर्फ हम दोनों को ले चले, हम उसे बाकी सवारियों की भी रकम अदा कर देंगे। नुमाश की यह तजवीज़ मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास अगरचे कुछ डॉलर मौजूद थे, मगर नुमाश तो अपने साथ हीरे जवाहरात के अलावा डॉलरों की भी एक माकूल तादाद लाई थी, जो उसने प्लास्टिक की थैली में लपेट कर अपने कमर के गिर्द बांध रखे थे। और ताज सरबान का मकान गांव के कोने पर था। बाड़े में उसके ऊँट बंधे हुए थे। पहले तो उसने मुझे घास न डाली। जब मैंने उसे $50 पेश किए तो उसी वक्त रुबात की जानब कूच करने पर तैयार हो गया। मैंने उसे बताया कि हम कल दिन ढले रवाना होंगे। वो मेरे आगे पीछे फिर रहा था। बोला, मैं दोपहर ही को तैयार रहूँगा। दूसरे दिन दोपहर तक हम कोठड़ी के बाहर ज़रूरी तैयारियां करते रहे। ऊँटनी को चारा डाला, पानी पिलाया, अपने लिए भी गाँव से नया लिबास खरीद कर पहना, खाना मंगवा कर खाया। दोपहर के बाद कोठड़ी में कुछ देर आराम किया और दिन ढलना शुरू हुआ तो हमने मालकिन को किराया अदा किया और उताज के घर की तरफ चल पड़े। वो तैयार था। नुमाश पहले ही अपनी ऊँटनी पर सवार थी। एक ऊँट पर मैं बैठ गया, दूसरे पर उताज सवार हो गया और हम रुबात की तरफ रवाना हो गए। उताज आगे आगे था। वो काफिले के रोड पर चल रहा था। सहरा अगरचा बेकरां था, मगर चूंकि हम काफिलों के गुजरगाह पर रवां थे, इसलिए हर 20-25 मील के सफ़र के बाद कोई न कोई नखलिस्तान आ जाता था, जहां हम थोड़ी देर आराम करते और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो जाते। हमारा सफ़र रात भर जारी रहा और दूसरे रोज़ हम रुबात आ गए। रुबात में दाखिल होते मैंने बिजली और टेलीफोन के खंभों को देखा तो मेरा दिल धड़क उठा। इसका मतलब था कि यहाँ पुलिस स्टेशन भी होगा। रुबात काफ़ी बड़ा कस्बा था और एक चटियाल पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ था। एक मुसाफिरों से भरी हुई बस रुबात कस्बे के एक सड़क से निकल रही थी। नुमाश खुश होकर बोली, मैंने कहा था ना कि यहाँ हमें बसें मिल जाएंगी। सरबान और ताश ने कहा, यह बस हिफा तक नहीं जाती, सिर्फ हसबान तक जाती है। हसबान से बड़ी ठंडी बसें हिफा जाती हैं। हिफा से हमें बदरिया, कश्ती या स्टेमर कुब्रुस फरार होना था। फरार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दुश्मन का जासूस था और यकीनी तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस मेरे पीछे लगी होगी और मेरी तस्वीरें हिफा की बंदरगाह और फौजी अड्डों और इंटेलिजेंस के दफातर में पहुँच गई होंगी। लेकिन नुमाश भी अपने घर से भाग कर रही थी और उसे हिफा में ख़तरा था कि कहीं उसके खामन के आदमी वहाँ पहले न पहुँच गए हों, क्योंकि उसका खामन जानता था कि हिफा में उसकी मगरूर बीवी की सहेली रहती है, जिसका खामन बहरिया में अफसर है। पहले तो उस अफसर को नुमाश ने अपना दूर का रिश्तेदार ज़ाहिर किया था, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो उसकी एक गहरी सहेली का खामन है और दोनों ने मोहब्बत की शादी की है। ये सब बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन हिफा के नाम से ही मेरे कान खड़े हो गए थे। हिफा इसराइल की दूसरी बड़ी बंदरगाह और बहुत मशहूर तिजारती शहर था। यहाँ फौज भी होगी, पुलिस भी है और इंटेलिजेंस के आदमी भी जगह जगह तैनात होंगे। क्या मैं उनकी अकाबी नज़रों से बचकर निकल सकूँगा? इस सूरत में उन तक मेरी तस्वीर भी पहुँच गई होगी। मुझे यही अंदेशा था कि कहीं नुमाश की सहेली का खामंदी मुझे पहचान कर गिरफ्तार न करा दिया। सहरा में मुझे इतनी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी जितना फिक्रमंद मैं रुबात के बड़े कस्बे में रहा था। मैं चाहता था कि रुबात ही से किसी तरफ निकल जाऊं, मगर फिर वही बात के सहरा के रास्तों से नावाकिफ था और भटक जाने का डर था। मैंने नुमाश को यह तजवीज़ भी पेश किया कि वो हिफा जाने के बजाय तुर्की की तरफ क्यों नहीं चल पड़े। नुमाश कहने लगी, तुम बड़े बेखबर हो, शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि इसराइली हुकूमत ने अपनी तुर्की और शाम वाली सरहद बंद कर रखी है। वहाँ तो हर वक्त फ़ौज के दस्ते मौजूद रहते हैं। मेरा दिल बार बार मुझे हिफा की तरफ जाने से मना कर रहा था। एक बार अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक करने और रुबात ही से नुमाश को छोड़कर फरार हो जाने का ख्याल भी आया, मगर फिर यह सोचकर चुप हो गया कि सहरा बड़ा वसी और ख़तरनाक है। मुझे इसका तजर्बा नहीं था।
कहीं भटक गया तो फिर कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा।